YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे अधिकारों की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ राइट्स। यह है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार प्रश्न पत्र में यूनिट 3 में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। अधिकारों का अर्थ। व्यक्ति व राज्य के संबंधों में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होने चाहिए, ये उसके अधिकार हैं। दूसरा, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या करना चाहिए, ये उसके कर्तव्य है, ड्यूटीज है। राइट्स और ड्यूटीज में अंतर, यानी व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होने चाहिए, क्या प्राप्त होते हैं, ये उसके राइट्स होते हैं, और व्यक्ति राज्य के लिए क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य है। हेराल्ड लास्की ने अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। और दूसरा है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। तो देखिए, बारकर, अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक है। टी.एच. ग्रीन ने कहा, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाहरी परिस्थितियां हैं। बारकर ने टी.एच. ग्रीन के बारे में कहा, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए कहा था उन्होंने, अधिकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जैसे स्वतंत्रता, समानता नकारात्मक और सकारात्मक का उदाहरण है, उसी प्रकार अधिकार है। नकारात्मक यानी राज्य की में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं। जैसे विचार अभिव्यक्ति का, ये सामान्यतः पूंजीवादी समाज में माना जाता है। और सकारात्मक अधिकार, ये राज्य की ओर से सुविधाएं दी जाती है और इस व्यक्ति की भलाई का कार्य किया जाता है। सामान्यतः समाजवादी राज्य में होता है। सामान्यतः कल्याणकारी राज्य में नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक भी बल दिया जाता है। जब कल्याणकारी राज्य के उदाहरण है, उसमें दोनों को जोड़ दिया जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मिला दिए जाते हैं उसमें। पहला, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यह सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने दिया, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये सामाजिक समझौता, अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत अलग से वीडियो बना हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। हॉब्स ने जो अधिकार माने, आत्मरक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण माना उन्होंने, जो वो लेवियथन को सौंप भी देता है, परंतु लेवियथन को अधिकार सौंपता है परंतु आत्मरक्षा का अधिकार वो नहीं सौंपता है। 19 प्राकृतिक नियम भी बताए। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को अधिकार माने, प्राकृतिक अधिकार माने। और रूसो ने स्वतंत्रता और समानता को प्राकृतिक अधिकार माना। उसका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो सर्वत्र बंधनों में है। जब सामाजिक समझौता होता है तो प्राकृतिक की जगह वो नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। प्राकृतिक अधिकार सामान्यतः क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत रहा है। फ्रांस की 1789 क्रांति में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व नारा था। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 17 क्षेत्र में लिखा गया, माना गया कि मनुष्य जन्म से समान है, उसे जीवन, स्वतंत्रता, सुख की साधना का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। थॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया और आर्थिक क्षेत्र में रिकार्डो एडम स्मिथ ने अधिकारों का समर्थन किया। ये चाहते हैं कि राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत का भी ये समर्थन करते हैं कि योग्यतम को जीवित रहने का अधिकार है। इसकी आलोचना की गई। जी.डी. रिची के अनुसार, प्राकृतिक शब्द की व्याख्या कठिन है। जब अर्थ ही निश्चित नहीं है तो अधिकार कैसे मान सकते हैं। जैसे किसी समाज में दास प्रथा प्राकृतिक है तो उसको नहीं मान सकते, हम प्राकृतिक नहीं मान सकते, वो बुराई भी हो सकती है।
कई बार संपत्ति को प्राकृतिक भी नहीं माना जाता। लोक ने जैसे माना है कि संपत्ति प्राकृतिक है, अधिकारिता सिद्धांत दिया उसने। प्रूदो ने व्हाट इज प्रॉपर्टी में कहा कि संपत्ति चोरी है। जर्मी बेंथम ने भी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की और उन्होंने उपयोगिता को कानून निर्माण का आधार माना और राज्य वो काम करे जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। दूसरा, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। यह प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत है। अधिकारों को राज्य की देन मानता है। जब तक राज्य अधिकारों को मान्यता नहीं देता तब तक अधिकार नहीं माने जाते। इसमें कमी क्या है? इसकी अधिकारों की संकल्पना उचित अनुचित से जुड़ी है। जैसे दास प्रथा उचित नहीं हो सकती, अगर कानूनी मान्यता दे दें तब भी वो उचित नहीं हो सकती। तीसरा, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। इसमें अधिकार इतिहास की देन माने जाते हैं या फिर पुरानी परंपराएं अधिकार का रूप धारण कर लेती हैं। एडमंड बर्क इसका मुख्य समर्थक है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना भी की। इनका मानना है कि यदि सामाजिक समझौता कोई चीज हुई, यानी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता जैसी कोई चीज हुई, तो प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने पर ही हुई है। तो एडमंड बर्क जो है उनको रूढ़िवादी विचारक माना जाता है। फिर समाज के कल्याण का सिद्धांत। समर्थन बेंथम मिल ने किया। इन्होंने ये उपयोगितावादी विचारक है। इन्होंने माना कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, वही हमारी व्यवस्था का आधार होना चाहिए। राज्य वो काम करे जो उपयोगिता के आधार पर सही हो। इसके बाद लास्की के विचार हम देखते हैं। उन्होंने उदारवाद और समाजवाद का एक समन्वय किया, सिंथेसिस पर प्रस्तुत कर दोनों को मिलाया उन्होंने। लास्की ने कहा किसी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। लास्की ने नकारात्मक व सकारात्मक दोनों अधिकारों पर बल दिया। लास्की ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया, परंतु यह माना कि आर्थिक समानता के बिना अधूरी है। यानी आर्थिक समानता समाज में बहुत जरूरी है, सिर्फ स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा। उनका कथन है कि धन की व्यापक विषमता लोकतंत्र से मेल नहीं खाती है। दूसरा कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक स्वतंत्रता जब तक के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। आर्थिक स्वतंत्रता से आशय उनका आर्थिक समानता से है कि समाज में आर्थिक समानता जब तक नहीं है तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं है। मार्क्सवादी अवधारणा देखते हैं। वो उन्होंने अलग तरह से व्यवस्था दी है कि किसी भी राज्य में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। जो अधिकार है वो प्रभुत्वशाली वर्ग के ही है। तो समाज जो वर्तमान व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, ये इसमें जो अधिकार है वो अधिकार नहीं है, वो उच्च वर्गों के ही अधिकार है, बुर्जुआ वर्ग के अधिकार है, अमीरों के अधिकार है। इन्होंने माना कि समाजवाद का विकास एक निश्चित दिशाबद्ध तरीके से होता है। पहले आदिम साम्यवादी युग था, फिर दास युग, सामंत युग, फिर पूंजीवाद आएगा, फिर सर्वहारा वर्ग का पूंजीवाद को हिंसात्मक क्रांति के द्वारा समाप्त किया जाएगा और उसके बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास। उसके बाद जो पूंजीवाद के जो अवशेष उनको समाप्त करने का कार्य किया जाएगा और फिर समाज में साम्यवाद आएगा, जहां वर्ग विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था की स्थापना होगी। तो वहां जो अधिकार होंगे वो सबके ही अधिकार होंगे। तो वहां जो अधिकार माना जाएगा एक तरह से यथा क्षमता काम, यथा आवश्यकता दान, यानी कार्य के अनुसार वो प्राप्त करेगा। और अधिकार जो है, अधिकार और वहां पर कर्तव्य भी होंगे, कर्तव्य और अधिकार दोनों संबंधित है। तो जब समाज में साम्यवाद की व्यवस्था आएगी तभी वहां पर अधिकार होंगे और वो वास्तविक होंगे और उसमें कर्तव्यों पर बल दिया जाएगा। भारत के संविधान में भी कर्तव्य जोड़े गए हैं। अधिकारों के जो प्रकार है, नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार भारत के संविधान में भी है, सबसे व्यापक है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, यानी राजनीतिक रूप से सभी समान होंगे, आर्थिक रूप से समान होंगे और सामाजिक रूप से भी बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय भेदभाव के सबको अधिकार होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण व धर्म को मानने की स्वतंत्रता, प्रचार को स्वतंत्रता, संपत्ति भारत के संविधान में पहले दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 में रख दिया, कानूनी अधिकार है। रोजगार कुछ परिस्थितियों में पाने का अधिकार, इसी आधार पर नरेगा जैसी अवधारणा भारत में शुरू की गई है, गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजनीतिक अधिकार केवल देश के नागरिकों की होता है, जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, सार्वजनिक पद पाना का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। भारत में जो ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 1235 अनुच्छेद में है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के नाम से ये सारे अधिकार दिया गया है। एक विशेष बात, सरकारी नौकरियों में मूल निवास का जो योग्यता थी सर्वप्रथम यूएसए में लागू की गई। फिर देखिए मानवाधिकार, ये विषय के साथ जुड़ा हुआ होता है कई बार। मानवाधिकार शब्द 20वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ, इसे मूल अधिकार या लोकतंत्रीय अधिकार भी कहा जाता है। टॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों को ही मनुष्य के अधिकार कहा है। प्राकृतिक अधिकारों का संकेत 17वीं शताब्दी में हुआ। ह्यूगो ग्रेशियस ने माना कि प्राकृतिक कानून का आधार मनुष्य की विवेकशील प्रवृत्ति है। इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव रखी। ह्यूगो ग्रेशियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कहा जाता है। वह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाहरी संप्रभुता का सिद्धांत या इसका जनक भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। हॉब्स ने माना कि मनुष्य में प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार थे, प्राकृतिक नियम थे, उनको त्याग कर दिया सामाजिक समझौते में, और वो अब वापिस नहीं मांग सकता, केवल आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर। इस तरह हॉब्स ने पूर्ण सत्तावाद को बढ़ावा दिया। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना और राज्य की जगह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का अवहेलना करे तो सरकार को हटाने का अधिकार है, क्रांति का अधिकार है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में माना कि सभी व्यक्ति जन्म से समान है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को का नारा दिया गया। प्राकृतिक अधिकार मानव अधिकार नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक धर्म का विचार 17वीं शताब्दी में आया और लॉक रूसो के साथ मानव अधिकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से आया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ ने आर्थिक व सामाजिक परिषद, यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक जो परिषद, उन्होंने मानवाधिकारों संबंधित योजना प्रस्तुत करने को कहा। श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इसे 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है। इसमें 30 धाराएं हैं। सभी मनुष्य को स्वतंत्र और समान माना गया है। इसे तैयार करने में भारत से हंसा मेहता ने भी भाग लिया था। श्रीमती रूजवेल्ट ने मानव समाज के मैग्ना कार्टा का नाम इसे दिया गया। मानवाधिकार की रक्षा के लिए 2 आयोग काम करते हैं, मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल। गैर सरकारी संगठन भी रेड क्रॉस, ग्रीन पीस। भारत में 1993 से मानवाधिकार आयोग बना हुआ है और सभी राज्यों में देखिए मानवाधिकार। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिकारों की अवधारणा, किस तरह के अधिकार है, और फिर इसी के साथ जुड़ी हुई एक अवधारणा जो है मानवाधिकार की अवधारणा भी हमने देखी, जो काफी व्यापक है। भारत में मानवाधिकारों शब्द ने, संविधान में मानवाधिकार शब्द प्रयोग न करके मौलिक अधिकार शब्द प्रयोग किया गया है।